नमस्कार। एक बहुत ही फेमस दोहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। हाँ जी, आज है 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपने जीवन की प्रथम गुरु अपनी माँ को सबसे पहले विश कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इसके साथ साथ आपके जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको आप गुरु का दर्जा देते हैं उनको भी फटाफट से फ़ोन घुमाइए या ऑनलाइन विश कीजिए, क्योंकि हमें पता है इस ग्लोबल पैंडमिक की वजह से हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका मत कीजिए, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा को पूरा एंजॉय कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर अक्षिता और आपका स्वागत है करंटनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। आज मैं वीकली करंट अफेयर्स MCQs का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आई हूँ। पार्ट 1 अभिषेक जैन सर के द्वारा कल अपलोड कर दिया गया था। यदि आपने नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए। इसके साथ साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आइए, चूँकि कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बात की थी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे इसको पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यानी सही है। पहला स्टेटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत जो है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सोशल इनिक्विटी यानी सामाजिक असमानता आ गई है और इसी को दूर करने के लिए सेंटर ने एक दीर्घकालीन मेजर जो है वो प्रपोज किया है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि ये जो प्रपोज किया गया है मेजर्स, उसके अंतर्गत सेंटर और स्टेट की भागीदारी 60-40 रेशो की रहेगी कॉस्ट ऑफ मेकिंग की। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा देखें तो ये बिल्कुल सही है कि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन में सामाजिक असमानता आ गई है, क्योंकि सबके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन्स नहीं है। जिसकी वजह से जिनके पास हैं वो तो अच्छे से इनका उपयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको इसका बहुत नुकसान हो रहा है या उनकी पढ़ाई जो है रेगुलर नहीं हो पा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 40% कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को टैबलेट्स और लैपटॉप्स देंगे। इसके साथ साथ हम जो है वो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से उनको लेस करेंगे, उनको जो है उनको बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सैनिटाइजेशन, क्वारंटाइन मेजर्स को प्रिपेयर करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए पर स्कूल भी दिया जाएगा और इसके लिए सरकार जो है वो लगभग 4.6 करोड़ स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप और टैबलेट्स देगी। और कब देगी? 5 साल के भीतर यानी 2026 तक। और 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स को जो है ये लैपटॉप टैबलेट्स दिए जाएंगे। और इसकी जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो होगी इन डिवाइस की, उनको जो भरा जाएगा उनका 60-40 का रेशो रहेगा सेंटर और स्टेट का। यानी हमने देखा कि यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, एकदम करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खोलनछू प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए, हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो 600 मेगावाट का है और ये इंडिया भूटान का एक जॉइंट वेंचर है 50-50 का। और कहा जा रहा है कि 2025 तक के सेकेंड हाफ तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी अभी जुलाई अगस्त तक ही इसको पूरा कर दिया जाएगा। और ये जो 600 मेगावाट का रन ऑफ दी रिवर प्रोजेक्ट है वो खोलनछू रिवर जो कि भूटान का एक ज़िला है वहाँ पर है, उस रिवर पर ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। और ये जो है यानी खोलनछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है वो भूटान और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। भूटान की जो DGPC कंपनी और कॉरपोरेशन और इंडिया का SJVNL जो लिमिटेड है, उन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पहले से ही जो है 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं वो बायलैटरल कॉपरेशन से चल रहे हैं, जो कि टोटल 2100 मेगावाट के हैं इंडिया और भूटान के अंतर्गत। यानी हमने देखा कि ये जो 3 स्टेटमेंट में से जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया और भूटान का हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो 50-50 के जॉइंट वेंचर से है, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट सेकंड ये कहता है कि 2025 के सेकंड हाफ तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, ये भी सही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है खोलेगुछू प्रोजेक्ट, ये जो एक माइलस्टोन होगा इंडिया भूटान के पार्टनरशिप को लेकर, क्योंकि 4 जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे थे 2100 मेगावाट के,
पिछले 30 ईयर से, लेकिन ये प्रोजेक्ट किसी तरह काम करेगा, माइलस्टोन की तरह। यानी इसमें से सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यानी कि कौन सा इनकरेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, यानी आंसर क्या होगा, डी, यानी सारे करेक्ट है, यानी कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बेस्ट बैंक बस्तियां क्या होती हैं। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कि ये जो बस्तियां हैं वो एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि जॉर्डन से ले लिया गया था 1948 के अरब इजराइल वार के बाद। ऑप्शन बी कहता है ये जो बस्तियां हैं, वेस्ट बैंक बस्तियां, वो चाइना और ताइवान के मध्य जो साउथ चाइना सी है उसके मध्य में स्थित हैं या उसकी बस्तियां हैं। ऑप्शन सी कहता है कि ये जो है वो इजराइल में जो एनिमल इंडेंजर्ड एनिमल हैं उनकी बस्तियां हैं। और डी कहता है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। देखिए इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने अभी ये कहा है कि हम जो है इन बस्तियों को क्या करेंगे, हटाएंगे या इन बस्तियों को जो है अब समाप्त करेंगे। तो इससे होगा क्या, इन बस्तियों को समाप्त करेंगे, इसका मतलब इस पर इजराइल की संप्रभुता जो है वो लगाने की, संप्रभुता जो है, संप्रभुता की बात की जा रही है कि अब ये बस्तियां किसकी हो गई, इजराइल की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि इजराइल और जब जॉर्डन के मध्य और फिलिस्तीन का जब ये मुद्दा आया था, गाजा पट्टी की भी हम बात करते हैं, ये कुछ वहीं का, ये उसी से रिलेटेड कुछ मुद्दा है। तो ये जो वेस्ट बैंक बस्तियां हैं वो जॉर्डन से जो है वो ले ली गई थी इजराइल ने 1967 के आसपास के जो वार हुआ था उसके आसपास, उससे पहले, है ना। और ये जो है उसके बाद जो है ये ऑक्यूपाइड है किससे, इजराइल जो है इन पर अपना पूरा कब्जा जमाया हुआ है। हालांकि जब ओस्लो समझौता हुआ था उस समझौते में ये कहा गया था, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन ने जिस पर साइन किए थे 1990 के दशक में, कि हम इस मुद्दे को जो है वो नेगोशिएशन से, बातचीत के से जो है वो हल कर लेंगे। लेकिन 2014 के बाद से इस पर कोई पीस टॉक नहीं हुई है, ठीक है। और ये जो बस्तियां हैं वो इजराइल के द्वारा बनाई गई हैं और लगभग 130 फॉर्मल बस्तियां हैं, ये 1967 से बनाई जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पर जो है कहीं ना कहीं जो है वो इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया है। तो हमने देखा कि वेस्ट बैंक बस्तियां हैं क्या। देखिए एक्चुअली है क्या, ये वेस्ट बैंक बस्तियां हैं और ये उत्तर, पश्चिम और ये यहाँ पर आपके दक्षिण से इजराइल से घिरी हुई हैं, और ये जो केवल पूर्व का हिस्सा जो है इसका जॉर्डन से घिरा हुआ है। इस प्रकार इजराइल जो है इस पर कब्जा जताने में जो है वो काफ़ी जो है वो सक्सेस हो गया है। तो इसीलिए ये जो है लगातार इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगातार जो है वो मुद्दा बना रहता है दोनों के बीच में, और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट की बात कही गई है। स्टेटमेंट पहला बड़ा गौर से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि इंडिया हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड 36 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स फ्रॉम रशिया इन फ्लाई अवे कंडीशन। यानी रशिया ने जो है वो इंडिया ने जो है वो रशिया से 36 राफेल जो है उसको मतलब उड़ने की जो कंडीशन में हो, भारत जिसमें कि 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के साथ जिसमें उड़ने की क्षमता हो, ऐसे राफेल को जो है वो मंगाने की बात कही है या उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक्चुअली हुआ ये है, स्टेटमेंट सेकंड हमारा ये कहता है कि जो इसका फर्स्ट बैच है 4 राफेल फाइटर का, कहा गया है कि वो जुलाई 2020 तक जो है वो भारत को दे दिया जाए, क्योंकि चाइना के बॉर्डर पर जो है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा तनातनी बनी हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जी यस, यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रशिया नहीं है, ये फ्रांस है। राफेल से रशिया, तो राफेल से रशिया नहीं देखना है, राफेल से फ्रांस देखना है। कई बार हम ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि रा से रशिया, तो रा से राफेल रशिया से होंगे, लेकिन ये रशिया से नहीं है, ये फ्रांस से है। तो इस कंफ्यूजन को आप क्लियर करिए और इस तरीके से क्लियर करिए। एक्चुअली हुआ ये है कि जो 36 राफेल मल्टी फाइटर जेट्स हैं वो फ्रांस से जो है इंडिया ने जो है वो मंगाए हैं, ठीक है। फ्रांस से जो है इनके लिए बात कही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि आंसर हमारा कौन सा सही है। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आपका सही है। देखिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर रशिया की जगह क्या होना चाहिए, फ्रांस होना चाहिए। देखिए अगर राफेल की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि सितंबर 2016 में इंडिया और फ्रांस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें हमने 36 राइफल जो है हम फ्रांस से लेंगे, हमने ये बात कही। 2019 में हालांकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि अब हमें जो है फर्स्ट राफेल जेट जो है वो हमें दे दिया जाना चाहिए, हमारे पास वो आ गया अक्टूबर 8 को। उसके बाद मई 2020 में ये आना था, लेकिन अब जुलाई में तो इसके 4 जो है राफेल
जो विमान है वो हमारे पास हमें प्राप्त हो जाएगा। राफेल में कुछ इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन जो हैं वो के साथ ही हमारे पास आएगा, जिसमें जो है इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होगी, राडार वार्निंग रिसीवर्स होंगे, प्लस लो बैंड जैमर्स होंगे, 10 फाइट डाटा रिकॉर्डिंग भी होगी, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ इंफ्रारेड सर्च भी होगी, ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं होंगी। और उसके बाद जो है वो भारत अपनी जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर जो इतनी तनातनी चल रही है, भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इंडिया को ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें पता है एक तरफ तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना भी लगातार हमें धमकियां देता रहता है। और ऐसी स्थिति में यदि हम देखें कि चाइना के पास कितने हैं और भारत के पास कितने हैं और पाकिस्तान के पास कितने हैं, उसी स्थिति में जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारत को जो है इन राफेल जो विमान हैं उनकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्टार्स यानी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू, यानी ये जो स्टार्स प्रोग्राम है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा? कौन सा अभियान चला है, कौन से अभियान के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जैसे इसके नाम से ही हमें अगर इसकी फुल फॉर्म आती है तो हम आराम से पता लगा पाएंगे कि ये हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू। हाँ जी। एक्चुअली देखो ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि ये किसके थ्रू जो है प्रोजेक्ट अप्रूव है। तो पहला हमने वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रोजेक्ट है, तो पहला आंसर यहाँ पे बनता है। दूसरा इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, दूसरा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको पता होना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया जाएगा? समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू, स्टार्स प्रोग्राम। ये भी आपका क्या है, एकदम से अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि एक फ्लैगशिप सेंटर स्कीम है जिसकी वर्थ ₹500 मिलियन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स इन 6 इंडियन स्टेट्स। तो कहाँ पर ये जो है वो ये जो प्रोग्राम है ये जो चालू किया जाएगा? 6 इंडियन स्टेट्स के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ से जितने भी एक लाइन में से आप क्वेश्चन छाट लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है। ये जो प्रोग्राम है वो सपोर्ट, देखो प्रोग्राम है क्या एक्चुअली, इसमें होगा क्या, जो टीचर्स हैं उनको इंडिविजुअल नीड बेस्ड ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि वो जो है खुद को और बेहतर जो है वो बना सकें। इस दौरान की ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, क्या कैमरा किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से जो है वो सारी टेक्नोलॉजी से किस तरीके से फ्रेंडली होना है, इस सब तरीके की जो ट्रेनिंग है इस तरीके यहाँ पर जो है स्टार प्रोग्राम के थ्रू दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ पाए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, वो बताता है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी गलत है अबाउट प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। देखिए, आत्मनिर्भर अभियान की सीरीज जो है हमने अपने चैनल में डाली हुई है, तो वहाँ पर इसको हमने बहुत डिटेल में बताया था, तो आप वहाँ से इसको बहुत डिटेल में देख लीजिए। एक्चुअली है क्या, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपने अगर वो स्कीम देखी तो फटाफट से बता पाएंगे। देखिए, ऑप्शन ए है द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द पोर्टल, कि उसने एक जो पोर्टल है वो अभी लॉन्च किया है लोन स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है, किसने किया है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में। तो क्वेश्चन इसमें से भी यहाँ पर बनता है। देखिए, एक चीज़ में से कितने कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन सकते हैं, तो इसी तरीके से हमने आपके लिए क्वेश्चन प्लान किए हैं। ऑप्शन बी है द पोर्टल प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड एंड टू एंड IT इंटरफेस टू यूजर्स फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, यानी जो पोर्टल है वो आपको एंड टू एंड IT इंटरफेस, यानी कि आपको आपका आधार कार्ड से लेकर आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी थोड़ा बहुत काम है या जो भी ज़रूरी है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटोग्राफ, सारी चीज़ें जो इस पोर्टल पे आराम से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ऑप्शन बी ये कहता है। ऑप्शन सी ये कहता है पोर्टल विल हेल्प फाइंड द लोकेशन ऑफ द रोड साइड, की स्ट्रीट वेंडर्स को जो भी लोकेशन कि कहाँ पर किस स्ट्रीट पर उनको अपनी थड़ी या जो भी चीज़ें लगानी है उसकी लोकेशन फाइंड करने में ये पोर्टल जो है मदद करेगा। ऑप्शन डी कहता है कि PM जो स्वनिधि स्कीम है ये इकोनॉमिक पैकेज का पार्ट है। तो बिल्कुल ये इकोनॉमिक पैकेज का पार्ट है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। पहला, दूसरा और सी क्या है? आपका एकदम से सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो आपको फाइंड नहीं करेगा लोकेशन ऑफ द रोड साइड के लिए। ठीक है, तो
तो ये हमने आत्मनिर्भर सीरीज जो बनाई थी उसमें इसको बहुत डिटेल से बताया, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। तो आज हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन लेके आए वो इनकरेक्ट के ऊपर ही लेके आए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोवैक्सिन, यानी जो हमारा DCGI है उसने कोवैक्सिन के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को परमिट दे दिया है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि ये पहला ऐसा वैक्सीन होगा, वैक्सीन का कैंडिडेट है जिसको कोविड-19 के लिए जो है परमिशन दी गई है। स्टेटमेंट सी कहता है कि ये डेवलप किया गया है ग्लेन मैक के द्वारा कोलैबोरेशन विद WHO और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही है कि DCGI ने कोवैक्सीन के ह्यूमन जो क्लिनिकल ट्रायल है उसको मंजूरी दे दी है। ये पहला होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, ये डेवलप किया गया है, हाँ जी ये डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, ना कि ग्लेनमार्क के द्वारा। और इसको किसके कोलैबोरेशन में? WHO नहीं, ICMR के कोलैबोरेशन में, NIV की कोलैबोरेशन में। यस, तो हमने देखा यहाँ पर कि ये जो है स्टेटमेंट 2 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 क्या है? गलत है। तो आपका है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट 3 जो है आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ अप्रूवल हैज़ बीन गिवन फॉर द फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो है ये अप्रूवमेंट जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गायनाड्रोमोफॉर्मिज्म, यानी कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गायनाड्रोमोफॉर्मिज्म के बारे में। स्टेटमेंट ए कहता है कि ये जो है किरेमिक इंडिविजुअल्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल टिश्यूज़, मतलब ये क्या है कि ये एक ऐसा मतलब किरेमिक सिचुएशन है, मनुष्य होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों के इशू ऊतक यानी देखे जाते हैं। इट इज़ व्यूड, और साइंटिफिक कम्युनिटी में जो है एक जेनेटिक जो पतन होता है यानी आनुवंशिक पतन के तौर पर जो है इसे देखा जाता है, जाना जाता है। यानी यदि किसी इंडिविजुअल में है ना उसमें यदि मेल और फीमेल दोनों के अगर ऊतक मौजूद हों तो कहा जाएगा कि वो क्या है, गायनाड्रोमोफिज्म है, या वो गायनाड्रोमोफ्स है ना। और ये आनुवांशिक जो है पतन होता है ऐसा, जिसके कारण ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ द स्कारलेट स्किमर यानी क्रोकोथेस्मी सर्विलिया, अ स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई स्पॉटेड इन द कोल वेटलैंड्स। और ये जो स्टेटमेंट सेकंड जो इसके बारे में वो ये है कि इस तरह की उपस्थिति वाली जो स्कारलेट स्किमर हैं उसकी एक प्रजाति जो है ड्रैगन फ्लाई की जो प्रजाति है उसको देखा गया है कोल वेटलैंड में जो कि केरला में है। स्टेटमेंट सी कहता है इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा कहा जा रहा है कि जो परिवर्तन आया है गायनाड्रोमोफिज्म का वो कोविड-19 का इफेक्ट है। इसके साथ साथ ऑप्शन डी कहता है कि ये जो गायनाड्रोमोफिज्म है वो एक कॉमन है कुछ ऑर्थोपॉड टैक्सा में, जैसे कि क्रुस्टेशिया एंड आर्काचिंडा, है ना, ठीक है। यानी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन सी। देखिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हुआ ये है कि एक रेयर बायोलॉजिकल फिनोमिनन जिसे कहा जाता है गायनाड्रोमोफिज्म, वो देखा गया है ड्रैगन फ्लाइज में केरला के अंदर कोल वेटलैंड में। और ये जो कहा गया है कि गायनाड्रोमोफिज्म जो एनिमल्स होते हैं उनमें जेनेटिकली मेल और फीमेल दोनों के टिश्यू जो हैं वो पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। और गायनाड्रोमोफ्स एकर्स इन इंसेक्ट्स वो देखे जाते हैं कीड़ों में, स्पाइडर्स में, और भी जो कीटाणु होते हैं उनमें, ऑर्थोपोड्स में, ठीक है, उनमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके साथ साथ लेकिन ये जो परिवर्तन आया है अभी जो कोर वेटलैंड में देखने को मिला है वो इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से देखने को मिला है, ना कि कोविड-19 की वजह से। इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है कि कोविड-19 की वजह से परिवर्तन देखने को मिला है ये गलत है, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो चेंज है उसकी वजह से देखने को मिला है। यानी हमारा ऑप्शन ए, बी और डी तो सही है, लेकिन तीसरा क्या है यहाँ पर गलत है। देखिए ये केरला है और केरला का ये जो अरेबियन सी के पास यहाँ जो एक कोर वेटलैंड है, यहाँ पर ये जो ड्रैगन फ्लाई हैं वो देखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ड्रैगन फ्लाई हैं वो देखी गई है, इस तरीके की ये जो ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द लॉन्ग पेंडिंग डील्स फॉर AK-203 असॉल्ट
राइफल्स एंड KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स वर डिस्कस्ड इन ए रिव्यू ऑफ ए इंडियन एंड विच कंट्री। यानी ये जो अभी एक्चुअली इसकी हमें अब की बात साइंस एंड टेक के, और इस तरीके की 2 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि चाइना के साथ जो इंडिया का लगातार तनातनी देखी जा रही है, उस संदर्भ में हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो गई है, और जितने भी पेंडिंग जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश लगातार यहाँ पर कर रही है। और इसीलिए जो है ये कदम फटाफट से उठाया जा रहा है कि इस तरीके की जो है कार्रवाई जो है जल्दी से की जाए। इसी के लिए ये जो है वो किए गए हैं। देखिए है क्या ये इसका सही आंसर क्या होगा। एक्चुअली रशिया के साथ रशिया जो है एग्रीड हो गया है कि वो इंडिया को जो है वो अर्जेंट डिफेंस जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी करेगा, और AK-203 और KA-226T जो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो प्रोवाइड कराएगा, यानी राइफल्स और हेलीकॉप्टर्स दोनों जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएगा। हालांकि ये समझौता जो है लगभग 2016 में के आसपास जो है वो हुआ था। ठीक है, ये है क्या, देखिए AK-203 है, एक राइफल है, और ये जो हेलीकॉप्टर है और इनकी अपनी एक क्वालिटी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सही आंसर हमारा क्या होगा, रशिया। हाँ जी, जो समझौता है किस कंट्री के साथ है, रशिया। तो यहाँ पर हमें फ्रांस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रशिया। कई बार क्या होता है, थोड़ी सी चीज़ें हमसे क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, या हम थोड़ा सा उसको मिसकम्युनिकेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर कि 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है कि इंक्रीज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका रीजन थ्रेटन टू डिस्टर्ब द फ्रांजियल इकोसिस्टम एंड इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका रीजन की बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को इफेक्ट करने के लिए जो है इफेक्ट हुआ है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से, एक लगातार जो है ऐसी धमकी मिल रही है या ऐसा लगातार कहा जा रहा है। स्टेटमेंट सेकेंड हमारा ये कहता है कि एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अनऑथराइज यानी अनाधिकृत डंपिंग लिक्विड वेस्ट की गई। लिक्विड वेस्ट यानी कि आपका जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, इसके साथ साथ आपका यूज्ड जो है वो ऑयल है, इसके साथ साथ आपका ग्रीस है। तो इस तरीके की जो ये चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो है वहाँ पर लगातार टुंडा प्रदेश में लिक्विड वेस्ट डाला गया, अनऑथराइज डंपिंग की गई है एक माइनिंग कंपनी के द्वारा, जो कि वहीं उस रीजन में जो है वो ऑपरेटेड है वहाँ पर। तो इस तरीके से इस तरीके की खतरे जो हैं लगातार इकोसिस्टम के बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, हालांकि यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज यदि हम देखें, क्योंकि देखो कई बार हमें क्या कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, ये तो है हमारा अंटार्कटिका और ये है हमारा आर्टिक। तो यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं वो आर्टिक रीजन में हो रही है, अंटार्कटिका में नहीं है। यानी आपको यदि ऊपर जाना है, ठीक है, तो आपको हल्का होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो आपने देखा कि ये आर्टिक रीजन है जहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, ना कि अंटार्कटिक में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एक्चुअली एक रशियन फार्म है जिसने जो है वो आर्कटिक में डंपिंग हो रही है, उसके लिए जो है वो एक प्रॉप्ड जो है वो यहाँ पर कहा है। उसने कहा है कि ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं लगातार आर्कटिक रीजन में, उसकी वजह से वहाँ की इकोसिस्टम को डाइवर्सिटीज़ को लगातार खतरा बना हुआ है। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले एक माइनिंग कंपनी थी जिसने इस रीजन पर लिक्विड वेस्ट डाला था, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। इसके साथ साथ लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वहाँ बनी रहती है, जैसे कि देयर आर कंसर्न दैट द डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कुड पोज अ थ्रेट टू द नियर बाय। वहाँ की जो काराकेलेक रिवर है उसमें इस तरीके की जो है वो लगातार परेशानियाँ, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं, तो उस रिवर को भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ साथ जो है कुछ टाइम पहले जो है एक फ्यूल लीक भी हो गया था इस रीजन में, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी की स्थिति आ गई थी, और लगभग जो 21,000 टन जो डीजल है वो लीक हो गया था, ठीक है, सॉइल में, जो कि मतलब इनटू सॉइल एंड संबारनिया रिवर में आफ्टर ए फ्यूल, ये जो फ्यूल कोलैप्स हुआ था उसकी वजह से। तो इस तरीके से वहाँ की डाइवर्सिटीज़ को जो है लगातार खतरा बना हुआ है। इसलिए वहाँ पर जो रशियन फार्म है उसने इस आर्कटिक में जो डंपिंग है उसके लिए प्रॉप्ट जो है वो उसकी फार्म ने जो है वो प्रॉप्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है हमारा आज का जो 10 क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियरली समझ में आए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है।